नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए देखते हैं तब खबरों को तेज रफ्तार के साथ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आजादी दिलाई, बल्कि अपने विचार, सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद दिवस पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। शहीद दिवस पर देश भर में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कहा कि भारत के सुधार की गति का ये एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह राज्य को करीब 731 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमित शाह कल शाम को ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां वे असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और कानिकर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में अमित शाह देवाजी जाएंगे और वहां के पारंपरिक मिसिंग सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद शाह गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। भारत में कल दूसरी भारत और अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के महासचिव और सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री और अन्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 10 साल के बाद हो रही है। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। इस बैठक से भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने और नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने की है उम्मीद। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कई अरब देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। सूडान गणराज्य के विदेश मंत्री मोहिउद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वरसेन अगाबेकियन और कोमोरोस के विदेश मंत्री मोहम्मद चानफेऊ समिट में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उद्योग जगत के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलने की उम्मीद और इससे भारत के इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आएगा बड़ा बदलाव। भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल पी के भट्टाचार्य ने कहा कि इस समझौते से चाय के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। नितिन नवीन पणजी में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं दक्षिण गोवा स्थित श्री महालसा नारायणी देवालय में प्रार्थना भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हवाई अड्डे को 5 से 10 एमपीपीए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देश के लिए बहुत बेहद बेहतर दस्तावेज करार दिया। चंडीगढ़ के ईपीसीएमडी के अध्यक्ष आरएस कंवर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
अहमदाबाद में GVFL के प्रबंध निदेशक मिहिर जोशी ने कहा कि आगामी बजट में टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सकती है। साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बढ़ने से उद्योग को लाभ और भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच के विस्तार की बात कही है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय उत्पादनकर्ताओं के लिए बेहद अहम बताया। नीति आयोग ने कल स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर्स और केंद्रीय मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई। नीति आयोग की बैठक में छोटे बंदरगाहों के सामने आ रही चुनौतियों पर बातचीत और देश के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका की मजबूती के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के गुलाब गार्डन में पुष्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। भारतीय कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की आज जयंती है। उपन्यास कंकाल तितली, नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु इनकी प्रमुख रचनाएं। सरकार ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे पहचान सत्यापन तेज, सुरक्षित और आसान हो गया। अब लोग अपने मोबाइल में डिजिटल आधार रखकर जरूरत पड़ने पर बिना कार्ड या फोटोकॉपी दिखाए पहचान साझा कर सकते हैं। ऐप में QR कोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन और उम्र की पुष्टि जैसी सुविधाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिला उद्यमिता योजना के तहत महिला लाभार्थियों को चेक वितरित किए। अमृतसर के ओथियन गांव से 200 करोड़ रुपए मूल्य के हेरोइन, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद की गई। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 43 किलो हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। राष्ट्रवादी साप्ताहिक पांचजन्य के 69वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम बात भारत की में केंद्रीय मंत्री बाला ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। PIB गंगटोक द्वारा ग्रामीण विकास विभाग सिक्किम के सहयोग से गंगटोक में वार्तालाप नामक एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम विकसित भारत की जी रामजी योजना पर केंद्रित रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देर रात लगी आग में 2 दुकानें जलकर खाक, जिससे भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के मंडला के सिमरिया में दूषित पानी से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में कटरा के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में ड्रोन आधारित सीड बॉल अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने विशाल चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन गुरुवार को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के जरिए हुआ। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन विजय चौक पर किया गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने पर हुई। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। उसके बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के सामूहिक बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। बारामूला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 90 फीट लंबी शान तिरंगा रैली का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में आस्था का महासंगम जारी है। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी पर्व मेदाराम जतारा पूरे श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला यह महोत्सव आदिवासी देवियों, समक और सरलम्मा को समर्पित है, जो कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पहाड़ी राज्यों में पिछले सप्ताह से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल में भी भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बीच पर्यटक आनंद लेते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भारी बर्फबारी हुई, जिससे बर्फ की मोटी परत बिछ गई। सीधा असर आम जनजीवन और यातायात पर देखने को मिला।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस 100। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरे के बाद स्वागत है, एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब लगभग 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसमें 399 स्टार्टअप लॉन्च वाहन और अंतरिक्ष ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहतर हुई है। एनपीए की प्राप्ति दर दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2025 में 26.2% हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक समीक्षा 2025-26 के दौरान बताया कि स्कूल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में भारी उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक कुल 2.35 करोड़ नए डीमैट खाते जोड़े गए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास दर 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है और बेरोजगारी दर घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत 1,156 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 देश के समावेशी और सतत विकास को दर्शाता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र देश के विकास का इंजन है। भारत विश्व में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में प्रेषण अंतर्वाह बढ़कर 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में कहा कि भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को 3 गुना करने की दिशा में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में 500 अरब डॉलर का निवेश अवसर वास्तविक है और इसे हासिल करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। देश में पिछले कुछ वर्षों में पेंशन और बीमा कवर तेजी से बढ़ा है और इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में 5G सेवा अब 99.9% जिलों में उपलब्ध है और दूरसंचार घनत्व 86.76% पर पहुंच गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बना हुआ है और वित्त वर्ष 25 में कुल 135.4 अरब डॉलर रेमिटेंस के रूप में प्राप्त किए थे। इससे देश की बाह्य खाते में स्थिरता बढ़ाने में मदद मिल रही है।
भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन का आयोजन किया गया। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन सम्मेलन में विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, बड़े और वितरित ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और डिमांड साइड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अडानी पावर लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का टैक्स से पहले का मुनाफा यानी प्री टैक्स प्रॉफिट 5.3% बढ़ गया। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने का दाम पहली बार 1.75 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 3.80 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 841 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 49% बढ़ गया है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलेनो ने पनामा सिटी में चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट से मुलाकात। चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एंटोनियो कास्ट ने कहा कि चिली व्यापार बढ़कर नहर का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बनना चाहता है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस अत्यधिक ठंड के कारण कुछ समय के लिए यूक्रेन के साथ संघर्ष में गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। ट्रंप के अनुसार उन्हें जानकारी दी गई है कि इस अवधि में रूस सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका और ईरान से क्षेत्रीय तनाव कम करने और अपने मतभेद सुलझाने के लिए संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट किया कि उनका हवाई क्षेत्र भूमि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल अट्टी ने इस पर कहा कि कूटनीति और स्थायी राजनीतिक समाधान के माध्यम से ही तनाव कम किया जा सकता है और अस्थिरता को रोका जा सकता है। पेरू के यूनियन क्षेत्र में पंचामियो प्रांत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें नष्ट हो गई हैं, घर मलबे में दब गए और प्रभावित क्षेत्रों को साफ करने के लिए मशीनरी के काम करने के दौरान निवासी फंस गए। पेरू के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान के अनुसार देश में भारी बारिश के कारण 519 जिलों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जिसमें 167 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इस वर्ष बिजली गिरने और भूस्खलन से 22 मौतें दर्ज हुई हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के बीच कैबिनेट मीटिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोपीय संघ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरानी अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया। आईआरजीसी के शीर्ष कमांडर समेत 15 अधिकारियों के साथ 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमले के खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन के इस कदम से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश के मुख्य तेल कानून में व्यापक सुधार को कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका में बिकने वाले किसी भी कनाडाई विमान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया की गल्फ स्ट्रीम जेट विमानों को प्रमाणित न करने के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है और बॉम्बार्डियर सहित सभी कनाडाई विमानों को अप्रमाणित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या आपूर्ति करने वाले देशों से आने वाले किसी भी सामान पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मकसद मैक्सिको और अन्य देशों पर क्यूबा से दूरी बनाने का दबाव बढ़ाना है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने कहा कि उनकी सरकार ने अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है। नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण अधिक ऊंचाई वाले 5 मार्गों पर ट्रैकिंग को रोक दिया गया है।
वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी गुरुवार को यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर हासिल की। आरसीबी की ओर से ग्रेस हैरिस ने 37 गेंदों में 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने भी 27 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को दूसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीत 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 49 गेंदों पर 115 रनों की आतिशी पारी खेली, तो वहीं रियान रिकल्टन ने नाबाद 77 रन बनाए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में खेले गए पहले T20 मुकाबले में 22 रन से हरा दिया। 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को सुपर 6 के मुकाबले में 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को रखा जिंदा। सोफी मोलिनो को एलिसी हेली के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया है। सोफी भारत के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज में पहली बार कप्तानी करेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने इंडिया स्पोर्ट्स पिस्टल को संतुलन के लिहाज से बेहतर बताया। कहा, इस साल और बेहतर प्रदर्शन रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी माइकल नोप्स का निधन हो गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं माइकल नोप्स। भारतीय ग्रैंड मास्टर और महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख इस साल नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में अपना पदार्पण करने को हैं तैयार। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई है। शनिवार को बेलारूस के आर्यन सबालेंका से होगा सामना। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग में आज पहले सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के सामने स्पेन के कार्लोस अल्काराज की चुनौती। दोनों के बीच मुकाबला जारी। वही दिन के दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर के बीच मुकाबला। सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के गत विजेता। यूएफए यूरोपा लीग के नॉटिंघम फॉरेस्ट ने दर्ज की जीत। फॉरेन क्वारोस को 4-0 से हराया। नॉटिंघम की ओर से इगोर जीसस ने किए 2 गोल। वहीं सेल्टिक ने यूट्रेक्ट की टीम को 4-2 से हराया। प्रतियोगिता के प्लेऑफ राउंड में बनाई जगह। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।